जनरेटर की डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन हमने डिस्कस की थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज का बिल्डअप होता है, ठीक है, जिसमें हमने कई कंडीशंस भी देखी थी। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास रेजिडुअल फ्लक्स मेन फील्ड पोल्स के अंदर होना चाहिए। वही शुरुआती जो रेजिडुअल फ्लक्स है उसी से आपके ईएमएफ का जनरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। यदि वो जीरो होगा तो जनरेटर कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। तो अपने कई कंडीशंस डिस्कस की थी कि रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वोल्टेज बिल्डअप फेलियर के। फर्स्ट रीजन पढ़ा था आपने नो वोल्टेज नो रेजिडुअल फ्लक्स, दूसरा पढ़ा था फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन रॉन्ग। यदि फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आपने रॉन्ग किए हुए हैं, जो फील्ड करंट के कारण जो फील्ड फ्लक्स आ रहा है शुरुआती, वो रेजिडुअल फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो वो जीरो कर देगा उसको, तो ईएमएफ नहीं बन पाएगा। थर्ड अपने कंडीशन पड़ी थी कि जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, यदि फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा है तब भी वोल्टेज नहीं बन पाएगा। फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी थी जो क्रिटिकल स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड है जनरेटर की वो क्रिटिकल स्पीड से कम है तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं बन पाएगा। और फिफ्थ कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो लोड रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है तो वोल्टेज बिल्डअप, सॉरी, ज़्यादा होनी चाहिए, कम है यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस है तो आपकी वोल्टेज बिल्डअप होने में प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ इन तीन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल फील्ड क्या होती है, फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इन तीन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट मैं लेता हूँ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, मैं शंट की बात कर रहा हूँ, सीरीज के अंदर भी क्या रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस अपन लेके चल रहे थे, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी किस पर। सपोज करो ये आपका कोई सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, मैंने शंट जनरेटर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कुछ करंट यहाँ पे बनेगा वो कुछ किस में जाएगा, शुरुआती जो करंट आ रहा था वो किस में जा रहा था, IF1 में, और इसकी वैल्यू क्या है, RF, ठीक है। तो फील्ड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपने RF ली हुई है। तो यदि RF ज़्यादा है, ठीक है, RF की वैल्यू एक लिमिट से क्या है, यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने पे क्या होगा, आपका जो फील्ड करंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और वो इतनी कम आएगी कि यदि ये इतना नहीं है कि सफिशिएंट फ्लक्स यहाँ पे बना सके, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रेजिडुअल फ्लक्स है फील्ड पोल्स के अंदर उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, उसकी सपोर्टिंग में फ्लक्स बनेगा तभी वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो यहाँ क्या है, यदि RF की वैल्यू आपने ऑलरेडी ज़्यादा ली हुई है, एक लिमिट से ज़्यादा ली हुई है, तो फील्ड करंट कम जाने के कारण फील्ड फ्लक्स कम होगा और वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था कि जो वोल्टेज बिल्डअप है, ठीक है, जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज बिल्डअप है वो RF की वैल्यू पे डिपेंड करता है, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपने ग्राफ से यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने बताया था कि जो फील्ड रेजिस्टेंस था, अच्छा, जो मैंने वोल्टेज बिल्डअप को मैंने बताया था कि वोल्टेज बिल्डअप क्या होता है, तो वोल्टेज बिल्डअप को मैंने देखा था कि जो वोल्टेज बिल्डअप होता है जनरेटर के अंदर, ठीक है, उसको मैंने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और RF लाइन, ठीक है, RF लाइन का मतलब फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है वहाँ मैं कह देता हूँ कि आपके जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल हो गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन मुझे मिलना चाहिए। यदि मुझे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का कोई क्रॉस सेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो जनरेटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं ग्राफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सपोज करो फील्ड रेजिस्टेंस की 4 वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, RA सबसे कम ले रहा हूँ, उसके बाद में RB ले रहा हूँ, उसके बाद में RC ले रहा हूँ, उसके बाद में RD ले रहा हूँ, ठीक है। तो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन की मैं 4 अलग अलग वैल्यू यहाँ पे लूँगा, RA RB RC RD में बढ़ाता जाऊँगा, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। 4 केस अपन पढ़ेंगे और देखेंगे, और मैं जनरेटर को कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है। N क्या है, जनरेटर की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट मैंने रखी हुई है, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो मैं बना देता हूँ पहले, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स,
ये आपकी होती थी ओपन सर्किट करंट, ठीक है। ये मैंने ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन जनरेटर की बनाई। अब मैं 4 फील्ड करंट के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। 4 मैंने फील्ड करंट लिए हैं, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ आर ए, जो फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सबसे कम जो वैल्यू है उसकी यदि मैं बात करूँ, सपोज करूँ मुझे ये लाइन मिली, जैसे रेजिस्टेंस आर, ठीक है। फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या ली है, आर। इसके बाद मैंने वैल्यू इसकी बढ़ाई, ठीक है। वैल्यू मैंने बढ़ाई तो मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे आर बी, ठीक है। मैं फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, आर बी। थर्ड मैंने इसकी वैल्यू कर दी आर सी, मैंने वैल्यू कर दी आर सी थर्ड, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी और इसको मैंने कर दिया आर डी, ये वैल्यू मैंने ले ली आर डी, ठीक है। ठीक है, ये जो 4 लाइन मैंने बनाई है, ये फील्ड रेजिस्टेंस मैंने लाइन बनाई है। सबसे पहले मैंने बनाई है आर ए, फिर रेजिस्टेंस बढ़ाया फील्ड का, इस फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाया आर बी, आर सी, आर डी, ये 4 मैंने अलग अलग रेजिस्टेंस लिए हैं और इस तरह मैंने ये इनको लिया है, ठीक है। और एक मैंने बनाई है यहाँ पे ओपन सर्किट कैरेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जब फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आर ए ली है, सबसे कम ली है, ठीक है, तो जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन और फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल रहा है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यदि मैं ईएमएफ की बात करूँ तो मुझे ईएमएफ मिल रहा है EG1, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है किस किस का, ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन और आरएफ लाइन, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है, जब रेजिस्टेंस क्या है फील्ड का आर ए है, तो मुझे EG1 ईएमएफ मिला है। जैसे ही मैंने फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाया, आरबी पे मैं गया, फील्ड रेजिस्टेंस मैंने बढ़ाया, आरए से आरबी को इंक्रीज किया, तो जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला मुझे, वो मुझे इस पॉइंट पे मिला, ठीक है। मतलब थोड़ा सा नीचे आ गया ये ग्राफ, तो यहाँ मुझे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। और इसके अलावा यदि मैं ईएमएफ की बात करता हूँ, तो जो ईएमएफ मुझे मिला है ये तो था EG1 और ये मुझे मिला है EG2, ठीक है। क्रॉस सेक्शन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ठीक है। थर्ड मैंने यदि आरबी बढ़ाया, आरबी से आरसी किया, ठीक है, मतलब पहले आरए था फिर आरबी किया, आरबी से मैंने आरसी और बढ़ाया, किसका रेजिस्टेंस बढ़ाया, फील्ड का रेजिस्टेंस मैंने और बढ़ाया, आरसी तक मैंने किया। तो आरसी मैंने किया तो ये जो लाइन का स्लोप है ये और ज़्यादा हो गया, और स्लोप और ज़्यादा हो गया तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइस्टिक्स का जो लीनियर पार्ट होता है ये वाला, और फील्ड रेजिस्टेंस एंड आरसी दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइंसाइड हो गए। मतलब यहाँ केवल ये आगे मुझे कोई क्रॉस सेक्शन पॉइंट इनका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट तो इधर घूम गई और ये लाइन सीधी जाएगी, तो केवल यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू और मैं बढ़ाऊँ आरसी से भी ऊपर, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे कहीं भी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। मतलब जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन थी, वाइट वाला जो मैंने कर्व बनाया था, और जो ऑरेंज वाली जो लाइन आपको दिख रही है आर डी वाली, जो डी मैंने रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा लिया हुआ है, इन दोनों का कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आर डी जैसे ही रेजिस्टेंस हो जाएगा फील्ड का, तो आपका इंटरसेक्शन कहीं नहीं होगा, और इंटरसेक्शन को ही अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज बिल्डअप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बाउंड्री कंडीशन आ गई, सिंपल सा मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ये जो आपकी आरसी जो था, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आपका जो कॉन्साइड कर रहे थे, ये एक दूसरे से केवल टच कर रहा था, आगे मुझे कोई क्रॉस सेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं कह सकता हूँ ये एक बाउंड्री कंडीशन है। इस बाउंड्री कंडीशन वाले रेजिस्टेंस आरसी से वैल्यू यदि मैंने ज़्यादा कर दी, फील्ड की वैल्यू आरडी कर दी, तो मुझे वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और
इससे कम वैल्यू पे, चाहे आर बी हो चाहे आर ए हो, इन दोनों वैल्यू पे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, और इंटरसेक्शन पॉइंट यदि मुझे मिल रहा है तो मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल हो पाएगा। आर ए के केस में हो जाएगा, आर ए में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस फील्ड का कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ईजी वो होता है 5E/60 है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ईएमएफ मिला आर ए वाले केस में, फिर कम हुआ, थोड़ा डाउन हुआ ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्यों हुआ? क्योंकि फील्ड की वैल्यू आपने बढ़ा दी, और बढ़ाई तो आपका केवल जो जनरेटर होगा इस कंडीशन में वो केवल एक्साइट होगा, जनरेटर वुड ओनली एक्साइट, और यदि इससे भी ज़्यादा आपने वैल्यू बढ़ा दी तो जनरेटर नॉट एक्साइट नहीं होगा, और कोई जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा। तो बताइए इन चार रेजिस्टेंस में से कौन सा बाउंड्री कंडीशन वाला रेजिस्टेंस हुआ, और उसे मैं परिभाषित करूँगा एज अ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो जो RC है, ठीक है, ये जो RC वाला रेजिस्टेंस है इसको अपन बोलेंगे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस फॉर शंट जनरेटर, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस फॉर शंट जनरेटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कई बार एक है दोस्तों कि क्या होता है क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस फॉर शंट जनरेटर इज द फील्ड रेजिस्टेंस एट विच द जनरेटर वुड ओनली एक्साइट। मैं तीन चीज़ें बोल रहा हूँ, एट विच मतलब इस वैल्यू पर जनरेटर केवल क्या होगा, एक्साइट होगा, ठीक है। एंड बिलो विच, यदि वह फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस है जिसके नीचे यदि फील्ड का रेजिस्टेंस है तो जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल हो पाएगा जनरेटर के अंदर। और यदि इस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा वैल्यू है फील्ड रेजिस्टेंस की, जनरेटर वुड नॉट एक्साइट नहीं होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू में कह रहा हूँ, कम पे तो जनरेट हो रहा है ईएमएफ लेकिन इससे ज़्यादा पे नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस एट विच जनरेटर वुड ओनली एक्साइट और जनरेटर विल वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। तो सिंपल में परिभाषित कर सकता हूँ। अब रीजन ऑफ फेलियर अपने क्या लिखा था पॉइंट के अंदर कि यदि फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से क्या है, ज़्यादा है, तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करने में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस फॉर शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर की अपन बात करेंगे तो ये फील्ड कहाँ आ जाएगी, सीरीज में, तो वहाँ जो आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस फील्ड रेजिस्टेंस दोनों की अपन बात वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे और सेम रिजल्ट ही मुझे वहाँ भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो बाउंड्री कंडीशन है, इससे फील्ड की वैल्यू अपन को ज़्यादा नहीं रखनी है जनरेटर के अंदर, इससे कम ही रखनी है, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन होती है और इसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट था आपका वो था क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह सकते हो या लोड रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल का मतलब है रेजिस्टेंस की अपन बात करें, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस की भी शंट जनरेटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज में तो दोनों एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस फील्ड रेजिस्टेंस एक साथ आ जाएंगे सीरीज में, तो वो टोटल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन अपन वहाँ करते हैं। ये आई है, ये आई है और ये है आपका लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, लोड करंट। अब यहाँ क्या होगा देखिए दोस्तों कि जैसे ही आपने जनरेटर को किसी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराया, एंड स्पीड, और उसको मैं क्या रख रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड पे आप जनरेटर को रोटेट करा रहे हो, ठीक है। तो क्या हो आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज करो आपने RL यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। लोड रेजिस्टेंस पे कैसे आपका जो वोल्टेज बिल्डअप है वो डिपेंड करेगा, कैसे इस पर निर्भर करेगा, ये चीज़ अपन इस टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ही मैं
इस RL की वैल्यू कम करता हूँ, ठीक है, समझना थोड़ा सा ध्यान से, RL की वैल्यू में क्या करता हूँ, कम करता हूँ, ठीक है। मैंने लोड रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू मैंने कम की, तो कम करने से क्या होगा, आपका लोड करंट बढ़ेगा। बताइए, जो लोड करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और लोड करंट इंक्रीज होगा तो आपका आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। लोड करंट कहाँ से इंक्रीज होगा, तो आर्मेचर करंट भी आपका बढ़ेगा, तभी तो लोड करंट बढ़ेगा। तो लोड करंट और आर्मेचर करंट क्या होंगे, बढ़ेंगे, यदि आपने RL को क्या किया, कम किया, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम की। तो आर्मेचर करंट बढ़ने से क्या होगा, अब आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्या होती है, इफेक्ट ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो उससे क्या होगी, आर्मेचर इंक्रीज होगी, ठीक है। आर्मेचर करंट बढ़ने पे आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होगी, और यदि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट बढ़ रहा है तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेगा किस पर, मेन फील्ड फ्लक्स पे, और मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, कम करेगा, वीक करेगा। और मेन फील्ड फ्लक्स यदि आपका कम हुआ है तो आपका जो इंड्यूस्ड EMF है ये क्या बनेगा, फिर कम बनेगा। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी, और इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू में कमी आ रही है तो अगेन फिर क्या होगा, आपका IL कम होगा, मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि मैं एक लिमिट से ज़्यादा वैल्यू इसकी कर देता हूँ, RL की वैल्यू में कम कर रहा हूँ, और एक लिमिट से भी मैंने क्या कर दी, कम कर दी, तो क्या होगा, आर्मेचर करंट लिमिट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका जो इंड्यूस्ड EMF है EG वो धीरे धीरे अपना बिलो पॉइंट पे आ जाएगा, EG की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और बहुत कम हो जाएगी तो जो अपना RF लाइन थी उससे ये कॉन्साइड नहीं कर पाएगा, और कॉन्साइड नहीं कर पाएगा तो जनरेटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फील्ड रेजिस्टेंस में जो अपन ने डिस्कस किया था और जो लोड रेजिस्टेंस में अपन डिस्कस कर रहे हैं ये जस्ट अपोजिट है। फील्ड रेजिस्टेंस में तो अपन कह रहे थे कि जनरेटर का फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस है वो एक क्रिटिकल वैल्यू से या एक बाउंड्री कंडीशन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा है। यहाँ यदि एक बाउंड्री कंडीशन से कम हो गया तो ज़्यादा लोड करंट या ज़्यादा आर्मेचर करंट के कारण आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सीधा सीधा आपके इंड्यूस्ड EMF का बनना कम हो जाएगा, और यदि वो एक लिमिट से कम हो गया तो जो उसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे जो कोई क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो मुझे मिल रहा था वो पॉइंट मुझे नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा। तो एक इस तरह की टर्न बैक कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे यहाँ पे प्राप्त होती है। सपोज करो जो आपकी RF लाइन है तो इसकी एक मुझे टर्न बैक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह मुझे प्राप्त होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्न बैक कैरेक्टरिस्टिक, टर्न बैक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यदि मैं लोड करंट बढ़ाऊं तो वोल्टेज पहले तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण ये वापस अपने पॉइंट पे आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कहलाएगा टर्न बैक कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है, क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो लोड करंट बढ़ेगा आर्मेचर, और ये बढ़ने के कारण जो आपका वोल्टेज है वो क्या होगा, कम होना चालू हो जाएगा, बढ़ने के कम होना चालू हो जाएगा। अपन तो चाहे तो बढ़े, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन इतनी हो रही है कि उसने मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टॉर्ट करने के कारण आपको वोल्टेज कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है टर्न बैक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको अपन बोलते हैं। तो अब मैं डिफाइन करूँ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, सॉरी क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। आप नोट कर लें दोस्तों, क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम कह रहा था, यहाँ मैं कह रहा हूँ मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिलो विच द जनरेटर विल फेल टू एक्साइट, ठीक है। जिससे कम पे, ठीक है, जनरेटर क्या हो, एक्साइट नहीं हो या वोल्टेज बिल्डअप क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। सो फॉर प्रॉपर वोल्टेज बिल्डअप द लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर would be greater than from the critical external resistance, इससे ज़्यादा होना चाहिए यदि वोल्टेज बिल्डअप मुझे करना है, ठीक है।
इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, इससे कम मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर ऑफ द लोड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द लोड का वह मिनिमम रेजिस्टेंस जिससे कम पे, ठीक है, जिससे कम पे क्या हो जाए, जनरेटर फेल हो जाए वोल्टेज बनाने में, और जिससे ज़्यादा पे जनरेटर वोल्टेज बनाता रहे, ठीक है। तो उसको अपन कहेंगे क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है। फील्ड का जस्ट उल्टा है, वहाँ अपन कह रहे थे कम होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर द शंट जनरेटर, ठीक है। सीरीज के अंदर दोनों को अपन एक साथ ही बोलते हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस और फील्ड एक साथ आने के कारण वहाँ टोटल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो सीरीज जनरेटर की यदि मैं बात करूँगा तो वहाँ कहूँगा द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज जनरेटर, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सीरीज की देखो मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर में क्या होगा दोस्तों कि जो सीरीज फील्ड है और जो ये लोड वाला है, ठीक है, तो चूँकि सीरीज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वही तो फील्ड में जाएगा और वही कितने जाएगा, लोड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं टोटल रेजिस्टेंस करता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस यदि मैं डिफाइन करूँ, क्रिटिकल रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन करूँ तो मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ सीरीज जनरेटर के लिए कि द क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज जनरेटर, ठीक है, उसमें फील्ड भी आ गया और लोड भी आ गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जनरेटर एट विच जनरेटर वुड ओनली एक्साइट, ठीक है, जिस पर जनरेटर क्या होगा, केवल एक्साइट होगा, अबव विच जनरेटर विल फेल टू एक्साइट एंड बिलो विच जनरेटर विल प्रॉपरली बिल्ड अप द वोल्टेज, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ जो अपन डिफाइन करेंगे सीरीज जनरेटर के अंदर जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, वो जैसा अपन ने शंट का फील्ड वाला रेजिस्टेंस डिफाइन किया था उसी तरह से अपन यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यह फील्ड और लोड आपका एक साथ यहाँ कंबाइंड आ गया, तो दोनों रेजिस्टेंस को मैं एक साथ यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। तो जो सीरीज जनरेटर का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा वो डिफाइन होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस, below which generator will voltage build up and above which generator will not build up the voltage, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल एंड अब स्पीड पे भी तो जनरेटर का जो वोल्टेज बिल्डअप है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पीड पे भी क्या करेगा, जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप डिपेंड, कैसे डिपेंड करेगा स्पीड पे, देखिए, क्योंकि मुझे पता है जो ईजी है दोस्तों ये कम नहीं होना चाहिए। अब ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, अभी अपन ने ये कम हो गया था क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका फ्लक्स कम हुआ था, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ रही थी, फील्ड फ्लक्स कम हो रहा था, तो ईजी कम हो गया। तो ईजी एन पे भी तो डिपेंड कर रहा है, यदि आपकी स्पीड कम हो गई, एक लिमिट से क्या हो गई, कम, ठीक है, तो ईजी का जो बनना है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि ये कम बना एक लिमिट से तो जनरेटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा वोल्टेज, ठीक है। तो स्पीड पे भी जनरेटर का जो वोल्टेज बिल्डअप है वह डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इसको अपन ग्राफ से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ईजी और IF के बीच में। तो यदि मैं चार अलग अलग यहाँ पे स्पीड ले लेता हूँ, ठीक है, जो n की वैल्यू में 4 ले रहा हूँ, n1, n2, n3 एंड n4, और ये मैं इस तरह ले रहा हूँ कि जो n1 स्पीड है वो आपकी सबसे कम है, फिर n2, फिर n3, मतलब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ स्पीड, ठीक है, समझना। मैं चार अलग अलग स्पीड के लिए यहाँ ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन वाला ग्राफ में ड्रॉ करूँगा और अपन समझेंगे कि किस तरह यहाँ पे स्पीड का वेरिएशन आएगा, ठीक है दोस्तों, तो समझना। और यहाँ मैं कहीं RF लाइन, क्योंकि RF अब फिक्स है, ठीक है, जो फील्ड का रेजिस्टेंस है इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, RF क्या है, फिक्स, फील्ड रेजिस्टेंस को मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट है। तो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन मैं यदि यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, सपोज करो ये आपने फील्ड रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिस इज RF लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना रहा हूँ चार अलग अलग स्पीड के लिए, ठीक है दोस्तों।
इसको थोड़ा सा अलग पेन से ड्रॉ करूँ। ठीक है, और इस लाइन को भी थोड़ा सा, ठीक है, ई वाली। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, जो आर एफ लाइन है ये मैंने फिक्स्ड रखी है इस बार, और स्पीड को मैं वेरी करता जा रहा हूँ, और मुझे 4 अलग अलग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ यहाँ पे प्राप्त हुए। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ N1 स्पीड की, सबसे कम स्पीड की यदि मैं बात करूँ, तो ये आपकी सपोज करोगे N1 स्पीड के लिए ग्राफ आया था, ये N2 के लिए आया था, ये N3 के लिए आया था, और जो N4 सबसे ज़्यादा स्पीड थी उसके लिए मुझे ये वाला ग्राफ मेरे पास में, मतलब N4 सबसे ज़्यादा है, N3 उससे कम है, N2 उससे कम है, N1 अपना सबसे कम है। ठीक है, तो ये अपन उल्टा चलें, सपोज करो N4 जो स्पीड है इस पर मैं जनरेटर को रन करा रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैं जनरेटर को रन करा रहा हूँ, तो मुझे जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल रहा है ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन ग्राफ, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन ग्राफ ही तो हैं जो 4 मैंने अलग अलग स्पीड पे बनाए हैं। तो स्पीड चेंज करने पे आपका ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन ग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, पिछले केस में अपन ने आरएफ लाइन अलग अलग ली थी, फील्ड रेजिस्टेंस को अलग अलग लिया था, और स्पीड मैंने क्या रखी थी, कांस्टेंट। इस बार मैं फील्ड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहा हूँ, स्पीड को वेरी कर रहा हूँ, तो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन एक आएगी और स्पीड ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन 4 अलग अलग स्पीड पे अलग अलग बनेंगे। तो जब N4 स्पीड है, सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो मुझे यहाँ क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल रहा है, और इसके अलावा मुझे जो EMF प्राप्त हो रहा है वो Eg1 मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मैंने क्या किया, जनरेटर की स्पीड कुछ कम की, N4 से क्या आया, मैं N3 आया, मतलब कम की, तो जनरेटर का इंड्यूस्ड EMF भी क्या बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्पीड पे सीधा सीधा डिपेंड करता है। तो Eg स्पीड आपने कम कर दी तो Eg कम बना, Eg कम बना, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ, और आप देख पा रहे हो Eg में रिडक्शन हो गया। पहले Eg1 बन रहा था वो ज़्यादा था, अब Eg2 जो बना है वो आपका कम बना है। ठीक है, Eg2 की वैल्यू कम है, और यहाँ मुझे ये पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं किस किस का, आरएफ लाइन का और ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन ग्राफ का, क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट यदि मुझे मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि इस जनरेटर के अंदर प्रॉपर्ली वोल्टेज बिल्डअप हो पाएगा। इसके बाद यदि मैं और कम कर दूं वैल्यू, N3 से कहाँ जाऊं, N2 पे, ठीक है, और कम मैंने कर दी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो ओपन सर्किट का जो ग्राफ है, व्हाइट वाला जो ग्राफ है, वो आरएफ लाइन से कॉन्साइड कर गया, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, ओवरलेप हो गया। तो यहाँ मुझे क्रॉस सेक्शन पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन ओवरलेपिंग हो गई। जो ओपन सर्किट ग्राफ का जो लीनियर वाला पार्ट होता है वो इस आरएफ लाइन से बिल्कुल कॉन्साइड हो गया। तो ये फिर से आपकी क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन आ गई। इस बाउंड्री कंडीशन को ही अपन क्या कहेंगे, क्रिटिकल स्पीड कहेंगे। मतलब ये जो सेकंड वाली जो स्पीड आई है आपकी, N2 वाली जो स्पीड है, इस स्पीड को ही क्या कहूँगा मैं, क्रिटिकल स्पीड से परिभाषित करूँगा। ठीक है, मतलब मैं क्रिटिकल स्पीड को कह सकता हूँ कि द स्पीड ऑफ द जनरेटर, ठीक है, at which the linear part of open circuit characteristics coincide with RF line, field resistance line। ठीक है, और यदि मैं और आगे बढ़ूँ, इससे भी कम मैं क्या कर दूँ, जनरेटर की स्पीड में और कम कर दूँ, N1 में कर दूँ। ठीक है, तो N1 पे आप देख पा रहे हैं कि इस ओपन सर्किट ग्राफ का कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट इस RF लाइन से नहीं मिल पा रहा है। और मैंने बताया था यदि ओपन सर्किट ग्राफ और आरएफ लाइन का कोई कॉन्साइड पॉइंट यदि नहीं मिल रहा है तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करने में फेल हो जाएगा, कोई वोल्टेज बिल्डअप जनरेटर के अंदर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि क्रिटिकल स्पीड से जनरेटर की स्पीड क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने रीजन ऑफ फेलियर के अंदर लास्ट क्लास में लिखाया था, यदि जनरेटर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से क्या है, कम है, तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करने में फेल हो जाएगा, कोई वोल्टेज बिल्डअप जनरेटर के अंदर नहीं करना है। तो प्रॉपर वोल्टेज बिल्डअप के लिए जनरेटर की जो स्पीड है वो N3 हो सकती है, N4 हो सकती है, N2 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि N2 जो स्पीड है वो आपकी एक बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है
और इस बाउंड्री कंडीशन पे जनरेटर विल ओनली एक्साइट, जनरेटर केवल क्या होता है, एक्साइट होता है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्रिटिकल स्पीड को, ठीक है, क्रिटिकल स्पीड इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड ऑफ द जनरेटर, मिनिमम स्पीड, ठीक है, मैं कम से कम वैल्यू पे जा रहा हूँ, मिनिमम स्पीड ऑफ द जनरेटर बिलो विच जनरेटर विल फेल टू एक्साइट, बिलो विच, ठीक है। या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द जनरेटर इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड एट विच द जनरेटर वुड ओनली एक्साइट, ठीक है, या द मिनिमम स्पीड ऑफ द जनरेटर एट विच द लीनियर पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को अपन और भी क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं। तो इसका जो लीनियर पार्ट है विल कंसाइड विद आरएफ लाइन, जिस लाइन पे कंसाइड होगा, ठीक है, दोनों लाइन कंसाइड करेंगी, उस बाउंड्री कंडीशन को मैं क्रिटिकल स्पीड कहूंगा। तो जनरेटर में प्रॉपर वोल्टेज बिल्डअप के लिए जो जनरेटर की जो स्पीड है वो मुझे क्या रखनी होगी, क्रिटिकल स्पीड से क्या रखनी होगी, मुझे ज़्यादा ही रखनी होगी, कम में नहीं रख सकता, ठीक है। तो इस तरह अपन क्रिटिकल स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, आपके कुछ क्वेश्चन किस तरह आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, आप समझना थोड़ा सा ध्यान से, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। मेरा क्वेश्चन है, एक जनरेटर है आपका, रन कर रहा है, किसी स्पीड पे रन कर रहा है, यदि उसके फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, यदि उसके फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, यदि फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूँ तो उसकी जो क्रिटिकल स्पीड है उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन समझ रहे ध्यान से, मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ, यदि मैं किसी जनरेटर के फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो उसके क्रिटिकल स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब क्रिटिकल स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, ये आरएफ लाइन जो है ये फील्ड रेजिस्टेंस लाइन थी। मेरा क्वेश्चन है कि यदि मैं फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बढ़ा देंगे तो जो स्लोप है वो भी क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू बढ़ाता हूँ तो स्लोप क्या मिलेगा, मुझे ऊपर मिलेगा इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पे इसका स्लोप बढ़ जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ कि मैं इसकी वैल्यू आरएफ की वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने वैल्यू बढ़ा दी, ये वैल्यू मैंने कर दी, तो इसको RF1 मैंने नाम दे दी, तो आप कर दिया मैंने, ज़्यादा कर दिया किससे, RF। क्रिटिकल स्पीड है जनरेटर की वो बढ़ी या कम हुई, तो देखो इधर क्रिटिकल स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे अपन, अब इस नए आरएफ के लिए कि इसकी जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइज ग्राफ का जो लीनियर पार्ट है वो कॉन्साइड कर रहा है आरएफ लाइन से, तो वो पिंक वाला जो आपका ये जो आपको लाइन दिख रही है, तो ये जो कैरेक्टराइस्टिक है ये कौन सी है, N3 वाली, मतलब N3 स्पीड पे जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइस्टिक वो कॉन्साइड कर रही है इस बढ़े हुए आरएफ लाइन से। तो अब इस बार क्रिटिकल स्पीड क्या हो गई आपकी, N3 हो गई। तो क्रिटिकल स्पीड पहले N2 थी, अब क्रिटिकल स्पीड क्या हो गई, N3 हो गई। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी जनरेटर की यदि फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस या RF क्रिटिकल, ठीक है, यदि किसी उसके फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी जाए या क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए, इसकी जो क्रिटिकल स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यदि फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाया आपने, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई, तो क्रिटिकल स्पीड भी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। पहले N2 थी, RF पे तो N2 थी क्रिटिकल स्पीड, क्योंकि ये दोनों यहाँ ओवरलैप कर रहे थे। अब ओवरलैपिंग किस में मिली है मुझे, अगले वाले ग्राफ में मिली है, जो कि स्पीड क्या है, N3 है। तो स्पीड N2 क्या थी आपकी, कम थी, और N3 क्या है, ज़्यादा। तो जो क्रिटिकल स्पीड है जनरेटर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाओ, क्रिटिकल स्पीड आपको प्राप्त। तो इस तरह के कुछ छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें हमने डिस्कस किया, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को, क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को और क्रिटिकल फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करेंगे दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है अपन काफ़ी कुछ इसके अंदर पढ़ चुके हैं। जब हमने सिंक्रोनस मशीन को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट था
वो आर्मेचर करंट की वैल्यू के साथ साथ पावर फैक्टर के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा था, और अपन ने अलग अलग पावर फैक्टर की कंडीशन के लिए अलग अलग टाइप की आर्मेचर रिएक्शन को वहाँ डिस्कस किया था। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, पावर फैक्टर लैगिंग, पावर फैक्टर लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, अलग अलग पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर की वैल्यू पे हमने पावर फैक्टर को डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ दोस्तों डीसी के अंदर जो अपन आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ कोई पावर फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि डीसी के अंदर मुझे पता है पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होगा वो केवल डिपेंड करेगा आपके मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट पे। ठीक है, आर्मेचर करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा वैल्यू होगी तो फील्ड जो आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा इम्पैक्ट उसका किस पे पड़ेगा, फील्ड फ्लक्स पे पड़ेगा। तो मैं सिंपल यदि इसको डिफाइन करना चाहूँ आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। सिंपली यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, और आर्मेचर फ्लक्स किसके कारण आ रहा है, आर्मेचर करंट के कारण। ठीक है, इसके कारण ही तो आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, इट्स कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो इसके कारण क्या होता है, जो मेन फ्लक्स है उसका डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, या वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ये इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है। और यदि मेन फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो रहा है, मेन फ्लक्स आपका वीक हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जनरेटेड ईएमएफ पे। ठीक है, जो ईएमएफ जनरेशन हो रहा है उस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये कई बार स्पार्किंग भी आपकी होगी। तो दो तरह की अपन आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अपन पहले डिस्कस करते हैं कि होती क्या है ये और कैसे ये होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम में बना रहा हूँ। ये मैंने फील्ड पोल से लिए हैं, एनएस आपकी मेन फील्ड पोल है, और मैं यहाँ एक आर्मेचर को ले रहा हूँ। आर्मेचर, ठीक है, सब कुछ को मैंने यहाँ पे चाक मैंने बना दी। अब क्या हुआ, जो आर्मेचर के जो कंडक्टर होंगे, ठीक है, मैं एक तरफ तो दिखा देता हूँ क्रॉस कंडक्टर, एक तरफ दिखा देता हूँ मैं डॉट वाले कंडक्टर। क्यों दिखा रहे हैं ऐसे, क्योंकि जो आर्मेचर कॉइल होगी तो उसका एक कंडक्टर तो यहाँ कहीं होगा, एक कंडक्टर दूसरी साइड में होगा, तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, और अपोजिट साइड में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, अलग होगी। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आपका जो फील्ड फ्लक्स है, जैसे ही जो फील्ड फ्लक्स है वो पहले कहाँ जा रहा था, N2S आपका सर्कुलेट हो रहा था। ठीक है, जो फील्ड फ्लक्स था वो N2S आपका जा रहा था। ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन है, उसका नेचर क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये फील्ड फ्लक्स है आपका। अब जैसे ही आर्मेचर करंट फ्लो होगा, व्हेन आर्मेचर करंट फ्लो, अब ये कब फ्लो होगा दोस्तों, लोडेड कंडीशन। यदि आपके आर्मेचर से कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो आर्मेचर करंट जीरो होगा, उस कंडीशन में कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी। जैसे ही आप आर्मेचर से कोई लोड कनेक्ट करोगे तब ये जो लोड करंट फ्लो होगा, और लोड करंट जब फ्लो होगा तो ये जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनके चारों तरफ क्या बनेगा, इनका आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर का फ्लक्स बनेगा, इस तरह कुछ इनका फ्लक्स मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका फ्लक्स बनेगा किसका, आर्मेचर कंडक्टर जितने भी हैं इनका ये फ्लक्स बनेगा, और ये इनकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग पेन से लिखना चाहूँ,
ये इनकी आपकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो यदि आप इस आर्मेचर के अंदर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ टोटल 2 फ्लक्स नज़र आ रहे होंगे दोस्तों आपको। तो इस वाले जो पेन में मैंने जो दिखाया था, ये जो फ्लक्स था आपका कौन सा, फाई है, ठीक है। कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी। जैसे ही आप आर्मेचर से कोई लोड कनेक्ट करोगे तब ये जो लोड करंट फ्लो होगा, और लोड करंट जब फ्लो होगा तो ये जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनके चारों तरफ क्या बनेगा, इनका आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर का फ्लक्स बनेगा। इस तरह कुछ इनका फ्लक्स बनेगा, ठीक है। ये आपका फ्लक्स बनेगा किसका, जितने भी हैं इनका ये फ्लक्स बनेगा, और ये इनकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन को अलग पेन से लिखना चाहूँ, ये इनकी आ जाएगी, ठीक है। तो यदि आप इस आर्मेचर के अंदर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ टोटल 2 फ्लक्स नजर आ रहे होंगे। पहले जो पेन में मैंने जो दिखाया था, ये जो फ्लक्स था आपका कौन सा, फाई है, ठीक है। और इस पेन से जो मैंने फ्लक्स दिखाया है, ये है आपका कौन सा, फाई ए फ्लक्स। तो 2 फ्लक्स हो गए हैं। तो यदि मैं आर्मेचर के अंदर देखूँ, इस आर्मेचर के अंदर 2 फ्लक्स आपके हो गए इसके अंदर, ठीक है, आर्मेचर के अंदर। एक फ्लक्स तो आप देख पा रहे होंगे इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ फाई ए फ्लक्स, फाई एफ। ये तो है मेन फील्ड फ्लक्स जो एन टू एस जा रहा था। अब जैसे ही जो आर्मेचर के कंडक्टर से इनमें जब करंट फ्लो होना चालू हुआ, तो इन कंडक्टर्स के चारों तरफ इनका खुद का फ्लक्स बना, जिसको अपन कह रहे हैं आर्मेचर फ्लक्स, फाई ए। तो जो फाई ए है वो आप देख पा रहे हैं, मैंने इस पेन से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ भी यदि मैं इसी पेन से बनाऊँ तो नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया फाई ए फ्लक्स, ये आ गया आपका आर्मेचर फ्लक्स। तो एक तो मेन फील्ड फ्लक्स तो आपका एन टू एस जा रहा था, अब क्या हुआ, एक और फ्लक्स आया आर्मेचर कंडक्टर के कारण, फाई ए फ्लक्स, वो कहाँ बन रहा है, इस आर्मेचर के अंदर नीचे की तरफ ये बन रहा है, डाउन साइड में बन रहा है। तो 2 फ्लक्स हो गए इसके अंदर, और 2 फ्लक्स हो गए तो क्या होगा, ये फाई ए होगा, इसको क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा फाई ए को। तो इनका यदि मैं रिजल्टेंट की बात करूँ, मुझे इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह प्राप्त होगा, दिस इज फाई रिजल्टेंट, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों, पहले केवल फाई एफ था, मेन फील्ड फ्लक्स था। जैसे ही आपने लोड को कनेक्ट किया आर्मेचर से, तो आर्मेचर फ्लक्स बना आर्मेचर करंट होने के कारण, और 2 फ्लक्स हो गए, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्रॉस करता हुआ मुझे मिला। तो ये फ्लक्स मुझे मिला फाई आर, जिसको मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले जो फील्ड फ्लक्स था वो अब डिस्टॉर्ट हो गया, वो कहाँ आ गया, उसकी पोजीशन क्या हो गई, टिल्ट हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फाई आर पॉइंट पे वो आ गया। तो ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है, ठीक है, ये जो फाई ए के कारण जो मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स मिला है, इसके कारण 2 इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, पहला इफेक्ट तो क्या होता है, मेन फ्लक्स डिस्टॉर्शन होता है। मेन फ्लक्स से क्या हो गया, डिस्टॉर्शन, मतलब भटक गया अपने रास्ते से, पहले जो उसका रास्ता था उससे अब वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो मेन फ्लक्स से क्या हुआ है, डिस्टॉर्शन हुआ, मेन फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट जो मिला वो क्या मिला, देखिए दोस्तों, दूसरा इफेक्ट मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाना चाहूँ, यदि दूसरा इफेक्ट मुझे ये मिला कि पहले देखो ये पोल्स है, आप समझ रहे थोड़ा सा जानते, मैं इस बार केवल फ्लक्स को बता रहा हूँ, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर वगैरह को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आर्मेचर था, ये आपका आर्मेचर था, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया, मतलब ये जब हुआ फाई एफ और फाई ए इसके नीचे, तो जो रिजल्टेंट एफ आर का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये फाई ए था, यहाँ कुछ हुआ, मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन कैसे आ रही है, ये डायरेक्शन क्या है, आप रिप्रेजेंट करिए रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ 2 फ्लक्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है फाई एफ और एक बन रहा है फाई ए, और ये जो डायरेक्शन है ये बन रही है आपकी रिजल्टेंट। तो ये डायरेक्शन मैंने यहाँ बनाई है, क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लक्स हैं आपके, एक तो फाई एफ है और एक फाई ए है नीचे की तरफ। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस डिस्टॉर्टिंग टाइप का मिलेगा।
अब ये जो होते हैं पोल पोल जो है आपका, ये पोल, इसके दो पोल टिप होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोल टिप है इसको बोलते हैं लीडिंग पोल टिप, लीडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो आर्मेचर के जो कंडक्टर्स हैं, जो आर्मेचर पे क्या लगे हुए हैं कंडक्टर, उन कंडक्टर्स को पोल का जो कॉर्नर आप कह सकते हो, जो पोल टिप उसको पहले मिलेगा, पहले मीट करेगा, उसको अपन कहते हैं लीडिंग पोल टिप। और जो अदर वाला, दूसरा वाला जो पोल टिप हो गया, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग, TRAILING, ट्रेलिंग पोल टिप, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका लीडिंग पोल टिप और एक हो गया ट्रेलिंग पोल टिप, दो पोल टिप यहाँ पे हो गए। तो क्या होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो ट्रेलिंग पोल टिप है, यहाँ पे जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तो ज़्यादा हो गया, और लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो रहा है ना, एक एंगल से टिल्ट हो रहा है, तो यहाँ तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कम और यहाँ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ज़्यादा। तो इससे होगा क्या, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अक्रॉस द पोल टिप, ठीक है। तो दूसरा जो इफेक्ट होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन across the pole shoe result saturation। इससे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो क्या था, एक समान रूप से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मतलब फाई एफ जो था वो यहाँ से और यहाँ पे लिंक कर रहा था, जा रहा था। तो जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स हुआ, उसने क्या किया, उस फाई एफ को एक एंगल से टिल्ट कर दिया, एंगल से टिल्ट कर दिया। तो यहाँ जो ट्रेलिंग पोल टिप था, ये जो नीचे वाला पोल का जो कॉर्नर है, इस वाली साइड में तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, जबकि जो लीडिंग पोल टिप था, यहाँ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फ्लक्स का। पोल जो पोल शू है या पोल है, इस पर जो फ्लक्स का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो इससे क्या होगा, कई बार जो आपका ये ट्रेलिंग पोल टिप है, ये क्या हो जाता है, ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। सैचुरेशन इसका हो जाएगा, जल्दी सैचुरेशन हो जाएगा। तो जल्दी सैचुरेशन हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स के वैल्यू में कमी आएगी, और कमी आएगी तो आपका जो ईएमएफ था, जो ईजी था, वो सीधा सीधा फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा था, और फ्लक्स पर डिपेंड करने के कारण क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और जनरेटर जो वोल्टेज बनाना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समस्या यहाँ पे आएगी, ठीक है। एक तो आपका मेन फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होगा, और दूसरा आपका पोल का सैचुरेशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, ठीक है। तो ये दो चीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी आपको आर्मेचर रिएक्शन के अंदर। अब यदि मैं बात करूँ, दो एक्सेस यहाँ पे होती हैं, एक होती है GNA और एक होती है MNA, ठीक है, GNA एंड MNA, ठीक है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, और इसको मैं कहता हूँ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। एक होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस और एक होती है ज्योमेट्रिकल। तो दोनों ही न्यूट्रल एक्सेस हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सेस का मतलब क्या है, दोनों ही न्यूट्रल एक्सेस इनको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक ज्योमेट्री से न्यूट्रल है और एक मैग्नेट से न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एक्सेस का मतलब है कि जब आपके जो पोल्स, जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पे जब वो इन एक्सिस के अलोंग लाई होंगे, GNA या MNA के अलोंग जब वो लाई होंगे, उस समय वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, और मैग्नेटिकली न्यूट्रल होने का मतलब वो कोई EMF को कट नहीं करेंगे। तो ये तो हुआ MNA। तो इसको चलो मैं समझाता हूँ एक बार आपको, कैसे इनको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये आपका क्या है, आर्मेचर है, ये आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं,
ठीक है, सपोज करो ये एन पोल है और ये एस पोल, ठीक है, ये एन पोल है, एस पोल है। तो जो आर्मेचर के जो कंडक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ मेन फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ बना देता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका है फाई है, ठीक है। फील्ड फ्लक्स कहाँ से, अभी मैंने आर्मेचर फ्लक्स में नहीं रिप्रेजेंट किया, फील्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया एन एस, ठीक है। तो दोस्तों जो पहले मैं जी एन ए को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी। तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि जो पोल्स हैं आपके एन एस, जो पोल्स हैं, या जो आप इस तरह कह सकते हो कि जो मेन फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस आएगी, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे जी एन ए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि ये जो पोल्स हैं ये आपके फिक्स्ड हैं, पोल्स थोड़ी रोटेट कर रहे हैं। ये जो पोल्स हैं ये किस पे, स्टेटर पे लगे हुए हैं, फिक्स्ड पोल्स हैं, ये ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पोल्स की जो एक्सिस है, मतलब जो पोल्स की जो डायरेक्शन है, ये मेन फील्ड फ्लक्स आप कह दो, मेन फील्ड फ्लक्स की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक्सिस पे जो एक्सिस मिलेगी उसको मैं कहूँगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण जीएनए में कोई चेंज नहीं होगा। जीएनए आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री से डिफाइन है। क्योंकि एनएस जो पोल है वो तो स्टेटर पे लगे हुए हैं, तो ये तो क्या रहेंगे, पोल थोड़ी ना मूव करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन हो चाहे लोड में वेरिएशन हो, आपके एनएस तो फिक्स रहेंगे। और एनएस यदि फिक्स हैं तो जीएनए भी आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो जीएनए को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड फ्लक्स डायरेक्शन, या आपकी जो पोल्स की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी उसको मैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में नाम देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यदि मैं एमएनए को डिफाइन करूँ, एमएनए को यदि मैं डिफाइन करूँ, तो एमएनए को जब मैं डिफाइन करूँगा तो मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन बना रहा हूँ। रिजल्टेंट फ्लक्स था वो इसी तरह तो आ रहा था दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या है, फाई आर, ये रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन ही तो है फाई आर की। ये बनाया था ना अपन ने अभी, ये जो फाई एफ था ये क्या था, ये फाई ए था, और ये क्या था, फाई आर। तो जो फाई आर की जो डायरेक्शन है, आर्मेचर के जो फाई आर की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के 90 डिग्री एक्सिस, इस डायरेक्शन की 90 डिग्री का बनेगी, यही तो बनेगी। इसको अपन कहेंगे एन एन, ये एन एन। और जी एन ए को भी यदि आप यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहो तो जी एन ए तो फिक्स रहेगी, आर्मेचर रिएक्शन करे जी एन ए तो शिफ्ट होगी नहीं, आपकी एम एन ए ही क्या होगी, शिफ्ट होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स फाई आर के 90 डिग्री पे जो एक्सिस होगी उसको अपन क्या कहेंगे, एम एन ए से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एम एन ए को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज डिफाइंड एज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मीन फ्लक्स डायरेक्शन, या रिजल्टेंट फ्लक्स डायरेक्शन। जो मीन फ्लक्स आएगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, किसका रिजल्टेंट, फाई आर और फाई ए का, फाई आर और फाई एफ का, ठीक है। फाई ए फील्ड मेन फील्ड फ्लक्स और फाई ए आर्मेचर फ्लक्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई आर, या जो मीन फ्लक्स है, उस मीन फ्लक्स के 90 डिग्री पे, उसके परपेंडिकुलर, ये बन रहा है ना एंगल, फाई आर से 90 डिग्री एंगल पे जो एक्सिस होगी वो आपकी होगी एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये एक्सिस लगातार क्या होगी, चेंज होगी, ये शिफ्ट होगी ये एक्सिस, ठीक है। ये फिक्स नहीं रहेगी, ये आपकी आर्मेचर रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जबकि जी एन ए है वो आपकी फिक्स है, वो तो पोल जो हैं आपके, पोल्स की डायरेक्शन ये है, तो पोल्स की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे हमेशा ये एक्सिस आएगी, वो जी एन ए होगी, फिक्स रहेगी। और एम एन ए जो है वो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन जो है, मीन फ्लक्स की डायरेक्शन जो है, उसके 90 डिग्री, उसके परपेंडिकुलर 90 पे जो एक्सेस होगी उसको अपन एम एन ए कहेंगे। तो जो जी एन ए और एम एन ए हैं वो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएगी, आपकी एम एन ए जी एन ए से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं नो लोड की बात करूँ, ठीक है, सपोज करूँ मैं नो लोड की बात करूँ, ठीक है, तो नो लोड पे दोस्तों जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो फाई एफ के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि नो लोड पे आपका फाई ए तो क्या होगा, 0 होगा। नो लोड पे फाई ए क्या होगा,
जीरो, कोई करंट जीरो होगा, नो लोड पे आर्मेचर करंट जीरो हो गया तो फाई ए जीरो हो गया, और फाई ए जीरो हो गया तो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो फाई एफ ही तो है, मतलब यही क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा। और यही यदि रिजल्टेंट फ्लक्स है तो जी एम एन ए क्या होती है रिजल्टेंट के 90 पे, तो यही रिजल्टेंट है तो एम एन ए भी क्या हो जाएगी यही हो जाएगी। तो एम एन ए और जी एन ए क्या करेंगी कॉन्साइड करेंगी, ठीक है, कॉन्साइड करेंगी कब नो लोड की कंडीशन में। तो यहाँ से ये आपने देखा कि जब नो लोड की कंडीशन होगी तो एम एन ए और जी एन ए एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं, एक दूसरे पे एक सपोज हो जाती हैं नो लोड की कंडीशन में, क्योंकि नो लोड पे फाई एफ भी वही है और फाई आर भी वही है, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स भी वही है जो फील्ड फ्लक्स है, क्योंकि फाई ए तो जीरो है। लेकिन लोडिंग की कंडीशन में जैसे ही आपने लोड बढ़ाया तो आपका फाई ए आ जाएगा, और फाई ए आ जाएगा तो फाई एफ वो क्या हो जाएगा टिल्ट हो जाएगा, फाई आर की डायरेक्शन में चला जाएगा, और फाई आर की डायरेक्शन में चला गया तो इस डायरेक्शन का जो 90 डिग्री एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो एम एन ए शिफ्ट फ्रॉम जी एन ए एट लोडेड कंडीशन ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं यहीं से इसी स्क्रीन से आगे बढ़ूंगा अगली क्लास में, ठीक है। आज अपना टाइम हो गया तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।